Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस वीडियो पर हम इससे पहले दो वीडियोस इस टॉपिक पर हम बना चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है बूट स्ट्रैप साइकिल। आज बूट स्ट्रैप साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम उसमें देखेंगे। अगर आपने एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड हमारी पहली जो पिछली दो वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है बूट स्ट्रैप एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बूट स्ट्रैप साइकिल का एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। जो बूट स्ट्रैप साइकिल होती है वो हमारा सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही एक मॉडिफिकेशन है, और जो सिंपल एयरक्राफ्ट साइकिल है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर आप उस वीडियो में जाकर हमारे उसका डिटेल देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे बूट स्ट्रैप साइकिल का। तो जो बेसिक इसमें डिफरेंस है बूट स्ट्रैप साइकिल में वो है कि जो बूट स्ट्रैप साइकिल होती है उसमें दो हीट एक्सचेंजर हम यूज करते हैं। 2 हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड। पहला है एयर कूलर, यहां पे आप देख सकते हैं, ये वैसे ही है जैसे हमारे सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल में होता है। और दूसरा है सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसमें एक एडिशन है। तो कैसे ये साइकिल फंक्शन करती है फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं। तो जैसे हमारी सबसे पहले एम्बिएंट एयर है, वो आकर हमारा जो कंप्रेसर का फ्रंट है वहां पर आके हिट करती है और रैमिंग इफेक्ट होता है, जिससे कि हमें रैम एयर मिलती है। इस रैम एयर का एक पार्ट चला जाता है हीट एक्सचेंजर की तरफ और दूसरा पार्ट चला जाता है मेन कंप्रेसर की तरफ। तो पहले क्या हो रहा था सिंपल साइकिल में, क्योंकि एक ही हीट एक्सचेंजर था तो रैम एयर का जो पार्ट हम ले रहे थे वो सीधा कहां जा रहा था, हीट एक्सचेंजर एक में जा रहा था। लेकिन अभी जो रैम एयर का पार्ट हम कूलिंग के लिए यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के लिए ले रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हीट एक्सचेंजर 1 और दूसरा हीट एक्सचेंजर 2 में। यानी कि दोनों में जो कूलिंग का काम कर रही है वो रैम एयर ही कर रही है। और जो मेजर पार्ट है, मेन पार्ट जो रैम एयर का है, वो कहां जाता है, मेन कंप्रेसर में। मेन कंप्रेसर से हमारी एयर कंप्रेस होगी, उसका एक मेजर पार्ट चला जाएगा कंबंशन चैम्बर में, फर्दर गैस टरबाइन में, जो हमारा प्लेन को चलाने के लिए काम आता है, जिस पर अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा काम जो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट पे। तो जो कंप्रेस होकर एयर आई उसका दूसरा पार्ट जाएगा कहाँ, रेफ्रिजरेशन के लिए। तो कंप्रेसर के बाद में जैसे कि हम जानते हैं जो एयर होगी उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो हम उसे कूल करने के लिए लेके जाएंगे हीट एक्सचेंजर 1 में, और कूल कौन करेगा उसको, रैम एयर। और रैम एयर कूल करने के बाद में बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद जो एयर यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर कूल हुई, हाई प्रेशर, उसका प्रेशर तो सेम ही रहेगा, तो हाई प्रेशर जो गैस है या एयर है उसको हम वापस लेके जाएंगे कहां पर, सेकेंडरी कंप्रेसर में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जैसे दो हीट एक्सचेंजर हैं वैसे ही यहां पर दो कंप्रेसर भी होते हैं, और जो एयर है हमारी कूलिंग वाली जो हम रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं उसको दो बार कंप्रेस करते हैं। तो दूसरी बार यहां पर कंप्रेस करेंगे सेकेंडरी कंप्रेसर में, और उसको फिर दोबारा हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे, सेकेंड हीट एक्सचेंजर में, जहां पर वो रैम एयर का जो दूसरा वाला पार्ट है उससे कूल होगी। और ये भी एयर, जो रैम एयर है, इसको ठंडा करके निकल जाएगी कहां, बाहर एटमॉस्फेयर में। और जो हमारी एयर है जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर से पास होगी और आगे कहां जाएगी, कूलिंग टरबाइन में, जहां पे वो उसका होगा एक्सपेंशन।
और कूलिंग टरबाइन से एक्सपेंशन होने के बाद कहां चली जाएगी वो कैबिन में, यानी कि जहां पर हमारे पैसेंजर हैं या कॉकपिट में। और जो कूलिंग टरबाइन है क्योंकि वो एक एक्सपेंशन कर रही है यानी कि कुछ ना कुछ वर्क जनरेट कर रही है, तो इस वर्क को हम कहां यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी कंप्रेसर में। तो जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी उसमें कूलिंग टरबाइन का जो वर्क था हम कहां पे यूज कर रहे थे, फैन चलाने के लिए, लेकिन यहां पे हम फैन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, सेकेंडरी कंप्रेसर से, यानी कि इस साइकिल में फैन नहीं है, फैन की जगह क्या है, सेकेंडरी कंप्रेसर। तो ये साइकिल कहां यूज नहीं हो सकती, ग्राउंड पे यूज नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राउंड पे हमें अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल को यूज करना है तो हमें रैम एयर का फ्लो चाहिए, जबकि ग्राउंड पे जब प्लेन खड़ा होगा तो हमें रैम एयर मिलेगी नहीं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड पर फंक्शन नहीं कर सकता। इसके लिए हाई स्पीड एयरक्राफ्ट चाहिए जहां पर हमें रैम एयर का बहुत ही अच्छा खासा फ्लो मिल जाए, जिससे कि हमें उसे फर्दर आगे मूव कराने के लिए फैन की जरूरत ना हो, और हम टरबाइन का जो वर्क हमें मिल रहा है उसको यूज कर पाए सेकेंडरी कंप्रेसर में। तो फ्रेंड्स, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से बूट स्ट्रैप में क्या क्या डिफरेंसेस हो गए। सबसे पहले तो इसमें हम 2 हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, दूसरा इसमें हम 2 सेकेंडरी कंप्रेसर भी यूज कर रहे हैं, सॉरी 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, एक मेन कंप्रेसर और उसके बाद एक सेकेंडरी कंप्रेसर, और तीसरा जो टरबाइन का आउटपुट था, कूलिंग टरबाइन का आउटपुट, उसको अब हम फैन चलाने के लिए यूज ना करके यूज कर रहे हैं सेकेंडरी कंप्रेसर को चलाने के लिए। और चौथा जो है कि ये जो साइकिल है इसको हम ग्राउंड पे कूलिंग के लिए या रेफ्रिजरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ जब प्लेन हमारा टेक ऑफ कर चुका है उसके बाद ही ये इफेक्टिव हो सकती है। सो बूटस्ट्रैप सिस्टम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल सिस्टम। ये एक मॉडिफिकेशन है सिंपल सिस्टम का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हीट एक्सचेंजर, जैसे कि अभी बताया इसमें 2 हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं। इट ऑल्सो हैज ए सेकेंडरी कंप्रेसर विच इज ड्रिवन बाय टरबाइन ऑफ द कूलिंग सिस्टम। इसमें एक सेकेंडरी कंप्रेसर भी लगा होता है जो कि कूलिंग टरबाइन के साथ कपल्ड होता है, और उससे जो हमें वर्क मिल रहा है उससे ये रन करता है। तो अगर हम किसी भी मतलब कंप्रेशन का जो प्रोसेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमारी कंप्रेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम भी ज्यादा एफिशिएंट होगा। This system is suitable for high-speed aircraft where the velocity of aircraft provides the necessary airflow for heat exchanger. As a result, a separate fan is not required. तो ये भी हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया कि ये जो सिस्टम है ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें रैम एयर का फ्लो इतना मिल जाएगा कि हमें उसको फ्लो कराने के लिए हीट एक्सचेंजर में फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने इस साइकिल को ड्रॉ किया है टीएस डायग्राम पर। तो आप देख सकते हैं जो ये 1 है, ये स्टेट 1, ये है हमारी एम्बिएंट एयर की स्टेट 1 से ये जाएगा 2 तक, जो कि हमारी एयर की रैमिंग हो रही है। अगर ये आइसेंट्रोपिक होता है तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जो ये डॉटेड वाला पाथ। अगर एक्चुअल हम माने रैमिंग की अगर एफिशिएंसी जो है 100% नहीं है तो वो पाथ कौन सा फॉलो करेगा, ये जो 1 से 2 जो हमने डार्क लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद मेन कंप्रेसर आएगा 2 से 3 तक। ऐसे ही अगर आइसेंट्रोपिक है तो डॉटेड वाला लाइन को फॉलो करेगा, आइडल है तो, अदरवाइज वो जाएगा 2 से 3 तक। 3 पॉइंट है हमारा मेन कंप्रेसर का एग्जिट, तो वहां से एयर कहां जा रही है, हमारी पहले एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में या एयर कूलर में। वहां पर ये 3 से 4 तक होगी कूल, प्रेशर हमारा रहेगा कांस्टेंट और टेम्परेचर होगा कम। और 4 जब हीट एक्सचेंजर से वो निकलेगी तो कहां जाएगी, दोबारा से सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगी, और जाएगी उसका स्टेट चेंज होगा 4 से लेके 5 तक। उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर आइडल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉलो करेगा कंप्रेसर तो वो जाएगा डॉटेड लाइन के साथ, अदरवाइज जाएगा 4 to 5 जो हमारी डार्क लाइन है। उसके बाद सेकेंडरी कंप्रेसर से निकलने के बाद में फिर से वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जाएगा, तो हमारी जो एयर है उसका प्रेशर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा पॉइंट नंबर 6 तक। यहां पर ये है स्टेट 6, और 6 से के बाद ये जो हमारी एयर है उसको हम पास करेंगे हमारी टरबाइन यानी कि कूलिंग टरबाइन के थ्रू।
तो वहां से इसका जो एयर का प्रेशर है वो स्टेट 6 से कहां आएगा, स्टेट 7 तक। तो कूलिंग टरबाइन में टेम्परेचर भी घटेगा और उसका प्रेशर भी घटेगा। जो डोटेड से हमने दिखा रखा है वो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर आइडल प्रोसेस टरबाइन में फॉलो होता है तो वो इसको इस पाथ पर यहां पर फॉलो करेगा, और अगर एक्चुअल है तो आएगा इस डार्क लाइन से। और ये जो कहां तक प्रेशर रिड्यूस होगा, हमारा कैबिन प्रेशर तक। और 0.7 पर जब एयर हमको मिल जाएगी, ये हमारी कूल एंड लो प्रेशर एयर, तो इसको हम कहां भेज देंगे, कैबिन में, जहां पर ये हीट एब्जॉर्ब करेगी और पैसेंजर्स और जो पैसेंजर एरिया है और कॉकपिट एरिया है वहां पर कूलिंग का इफेक्ट पैदा करेगी। तो ये इसको ही हमने यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स। एम्बिएंट एयर एट स्टेट 1 इज प्रेशराइज्ड टू स्टेट 2 ड्यू टू रैम इफेक्ट। जैसे कि हमने बताया 1 से 2 तक रैम इफेक्ट होगा। दिस एयर इज फर्दर कंप्रेस्ड टू स्टेट 3 इन मेन कंप्रेसर। फिर 2 से 3 तक हम मेन कंप्रेसर में इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। एयर इज कूल टू स्टेट 4 इन एयर कूलर। फिर 3 से लेके 4 तक ये कूल होगा पहले हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद द हीट रिजेक्टेड इन द एयर कूलर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रैम एयर एट स्टेट 2। तो यहां पर जो कूलिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, वो रैम एयर की वजह से हो रही है, क्योंकि हम कूलिंग के लिए हीट एक्सचेंजर में क्या यूज कर रहे हैं, रैम एयर। एयर फ्रॉम द एयर कूलर इज फर्दर कंप्रेस्ड फ्रॉम स्टेट 4 टू स्टेट 5 इन सेकेंडरी कंप्रेसर। जैसे कि डिस्कस किया 0.4 से 0.5 तक ये फिर से कंप्रेस होगी, कहां पर, सेकेंडरी कंप्रेसर में हमारी एयर को कंप्रेशन होगा। उसके बाद देन कूल टू स्टेट 6 इन आफ्टर कूलर। जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है जिसको हम आफ्टर कूलर बोल रहे हैं, वहां पर ये एयर ठंडी होगी स्टेट 5 से स्टेट 6 तक और इसका प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद ये जो है एक्सपेंड टू कैबिन प्रेशर इन कूलिंग टरबाइन एंड इज सप्लाइड टू कैबिन एट लो टेम्परेचर T7। 6 के बाद में इस एयर को जो स्टेट 6 पर है हम पास करेंगे कहां पर, कूलिंग टरबाइन के थ्रू, जहां पर इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होंगे और इसका एग्जिट हो जाएगा स्टेट 7 पर। तो और 7 के बाद जब ये कूल एयर हमको मिलेगी, हम इसको भेज देंगे हमारे पैसेंजर एरिया में और कॉकपिट एरिया में। एज सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट फैन फॉर ड्राइविंग द एयर थ्रू द हीट एक्सचेंजर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्राउंड कूलिंग। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस सिस्टम में हमने फैन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें एयर को ड्राइव करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो इसलिए हम इसको ग्राउंड में, जब प्लेन हमारा जमीन पर नीचे खड़ा हुआ है, तब इसको कूलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। So next is dry air rated temperature. तो ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर जो है, ये इस टर्म को हम यूज करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंपेयर करने के लिए। जनरली जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उसमें हम यूज करते हैं सीओपी को, लेकिन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के केस में हम सीओपी का कंपैरिजन ना करके साइकिल्स को कंपेयर करते हैं उनके DART टेम्परेचर से, जिसे हम बोलते हैं ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। तो ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स? ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द एग्जिट ऑफ कूलिंग टरबाइन इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेशन। यानी कि जो डार्ट होता है वो टेम्परेचर होता है एयर का जब वो कूलिंग टरबाइन से एग्जिट कर रही है, यानी कि हमारा जो 0.7 है उस पर उसका टेम्परेचर, जब तक कि उस पर कंडेंसेशन नहीं हो रहा हो, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एयर एट एग्जिट ऑफ कूलिंग टरबाइन विदाउट एनी कंडेंसेशन। यानी कि कोई भी पानी जब तक जो एयर में है वो कंडेंसेट ना हो रहा हो, और उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं हमारा डार्ट या ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। क्योंकि कूलिंग टरबाइन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही रिड्यूस होते हैं, तो कई बार टरबाइन के एग्जिट या एंड पोजीशन तक आते आते एयर में कंडेंसेशन, यानी कि जो उसमें मॉइस्चर है वो पानी में या कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो अपनी वेपर फॉर्म से कंडेंसेशन हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस है। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंपेयर करने का।
लोएस्ट टेम्परेचर जिस तक हम कूलिंग टरबाइन में एयर को एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट एनी कंडेंसेशन, जब तक कि उसका कंडेंसेशन शुरू ना हो जाए। अब कंडेंसेशन ना हो एयर का तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है एयर का वो भी कम होना चाहिए, साथ ही उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है यानी कि एयर में जो पानी की मात्रा है वो भी कम होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी एयर है वो ड्राई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर लेते हैं तो हमारा टरबाइन के एग्जिट पर कंडेंसेशन नहीं होगा, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें वहां पर जमा नहीं होंगी। सो फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हमने हमारी जो साइकोमेट्री से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। सो द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर रेटेड बेस्ड ऑन मास फ्लो रेट ऑफ एयर एट डिजाइन डार्ट। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो किस पे कंपेयर किए जाते हैं? पहले तो हमने डार्ट निकाल लिया और उसके बाद उस डार्ट पर यानी कि ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर पर कितना मास फ्लो हमें एयर का करना पड़ रहा है कूलिंग के लिए। तो जितना कम एयर का फ्लो हमको चाहिए कूलिंग के लिए उतना अच्छा हमारा सिस्टम माना जाता है। मान लीजिए अगर हमारा किसी दो सिस्टम है, उनके डार्ट हैं 5 डिग्री सेल्सियस और एक का एयर फ्लो उस समय हो रहा है 0.5 kg पर सेकेंड और एक का हो रहा है 0.3 kg पर सेकेंड, तो हमें जो 0.3 kg पर सेकेंड वाला सिस्टम है वो हमारा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें कम एयर का फ्लो मेंटेन करना है, कम एयर को हमें कंप्रेस करना है, कम एयर को हमें कूल करना है, तो हमारे जो रनिंग कॉस्ट है हमारी कम हो जाएगी। तो ये जो डार्ट है फ्रेंड्स, ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके कंपैरिजन में। अब हम जो कूलिंग कैपेसिटी है वो सिस्टम की कैसे निकालेंगे? कूलिंग कैपेसिटी हम निकालेंगे Q इक्वल टू mcp T, और T क्या आएगा यहाँ पर? Ti है हमारा कैबिन का टेम्परेचर जो हमको मेंटेन करना है, और डार्ट जो है वो टेम्परेचर जिस पर लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर एयर का कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो अगर हम ये यहां पर निकाल लें तो हम किसी भी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की, एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की कूलिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सो कंपैरिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन डार्ट एट डिफरेंट मैक नंबर्स। अगर अलग अलग मैक नंबर्स यानी कि जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को जब हम सोनिक वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है उसे हम बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर कैसे निकालते हैं ये भी हम हमारे जो पिछला वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो पहला है डार्ट इंक्रीज मोनोटोमिकली विद मैक नंबर फॉर ऑल द सिस्टम एक्सेप्ट द रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम। तो जैसे हमने बूट स्ट्रैप सिस्टम डिस्कस किया फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे कुछ और सिस्टम होते हैं जो हम एयरक्राफ्ट के रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे है रीजनरेटिव सिस्टम और रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम। सो फ्रेंड्स, रीजनरेटिव सिस्टम में क्या होता है कि जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है उसमें हम कूलिंग के लिए जो एयर यूज करते हैं वो कहां से लेते हैं? वो लेते हैं हम कूलिंग टरबाइन के एग्जिट से, यानी कि जो एयर हम कैबिन में भेजते हैं ना सबसे लास्ट में टरबाइन से निकलने के बाद, उसका कुछ पार्ट हम भेज देते हैं सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में कूलिंग के लिए। इससे क्या होता है कि हमें ज्यादा ठंडी हवा मिलती है हीट एक्सचेंजर में कूल करने के लिए, और हमारी एयर ज्यादा अच्छे से कूल हो पाती है, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारा सिस्टम होता है रीजनरेटिव सिस्टम में। उसके बाद जो दूसरा है रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम, इसमें क्या करते हैं? इसमें दो एक्सपेंशन टरबाइन यूज करते हैं। जैसे अभी तक हम एक ही एक्सपेंशन टरबाइन यूज कर रहे थे, तो यहां पर हम दो एक्सपेंशन टरबाइन यूज करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था फ्रेंड्स वो है कि डार्ट इंक्रीज मोनोटोमिकली विद मैक नंबर फॉर ऑल द सिस्टम एक्सेप्ट रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम। तो जो हमारा रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम है उसको छोड़ के जैसे जैसे हमारा ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे
जैसे जैसे हमारा मैक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर भी बढ़ता है। मतलब कि जैसे जैसे प्लेन की जो वेलोसिटी अगर हमारी बढ़ेगी तो हमारा जो ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। मतलब कि ज्यादा हायर टेम्परेचर पर ही हमारी एयर जो है वो कंडेंसेट होना शुरू कर देगी। सेकेंड है सिंपल सिस्टम इज एडिक्वेट एट लो मैक नंबर। जो हमारा सिंपल सिस्टम है वो सिर्फ लो मैक नंबर यानी कि बहुत ही कम स्पीड पर ही फिजिबल है या यूज किया जाता है। एट हाई मैक नंबर आइदर बूटस्ट्रैप सिस्टम और रीजनरेटिव सिस्टम शुड बी यूज्ड। जो हमारे हाई मैक नंबर है यानी कि जो हाई मैक नंबर का मतलब है कि हमारा प्लेन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा स्पीड वाले प्लेन्स हैं जैसे हमारे फाइटर प्लेन्स हैं उनकी स्पीड जो हमारे नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा होती है। तो वहां पे हम कौन सा सिस्टम यूज करने चाहिए, बूट स्ट्रैप सिस्टम या फिर रीजनरेटिव सिस्टम। रिड्यूस्ड एम्बिएंट टेम्परेचर सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर वेरी हाई मैक नंबर या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। जो हमारा रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम है वो हमारा फ्रेंड्स कहां पे यूज करना चाहिए, जहां पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि हमारे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स। तो ये डिफरेंस हमें जो कहां से मिला फ्रेंड्स, कंपैरिजन करके ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स अब हम बूट स्ट्रैप साइकिल पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, ए प्लेन ए यूजिंग 10 TR बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक एयरप्लेन है जो 10 TR का बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज कर रहा है। हैज एम्बिएंट कंडीशन ऑफ 0.9 बार एंड 14 डिग्री सेल्सियस। ये हमें बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है यानी कि स्टेट 1 उसके पैरामीटर्स हमको दिए हैं। रैम एयर प्रेशर आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज 1.1 बार। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो रैम एयर है उसको उसका जो कंप्रेशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक हो रहा है और रैम एयर का कंप्रेशन के बाद में जो हमें प्रेशर मिल रहा है वो है 1.1 बार। मेन एंड सेकेंडरी कंप्रेसर एग्जिट प्रेशर इज 3.5 बार एंड 4.5 बार। तो हमारे जो मेन कंप्रेसर और सेकेंडरी कंप्रेसर है उन दोनों के एग्जिट प्रेशर हमको दे रखे हैं। पहले का है 3.5 बार और दूसरे का है 4.5 बार। कैबिन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट 1 बार एंड 23 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो ये है ये आई जिसको हम कैबिन के पैरामीटर मानते हैं, आई स्टेट का टेम्परेचर और प्रेशर हमको दे रखा है यानी कि कैबिन में हमें इतना टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ ईच कंप्रेसर इज 88%। यानी कि हमारा जो कंप्रेशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक नहीं है। एंड टर्बाइन इज 88%। ऐसे ही हमारी जो टर्बाइन है वो भी आइसेंट्रोपिकली वर्क नहीं कर रही है। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ हीट एक्सचेंजर इज 70%। यहाँ पर हमें जो हीट एक्सचेंजर है वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है। जो हीट एक्सचेंजर होते हैं फ्रेंड्स उनकी हम एफिशिएंसी नहीं मेजर करते, उनकी हम कंपेयर करते हैं इफेक्टिवनेस से। सो ये हमें सारे पैरामीटर्स दे दिए और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर पासिंग थ्रू द केबिन। जो हमें एयर का मास फ्लो रेट बताना है या निकालना है। पावर कितनी रिक्वायर होगी वो निकालनी है और सीओपी ऑफ द सिस्टम, सीओपी क्या है सिस्टम का वो निकालना है। और सीपी हमको दिया हुआ है एयर का स्पेसिफिक हीट 1.01 किलो जूल पर केजी केल्विन। सो फ्रेंड्स यहां पर हमने जो भी हमको डाटा गिवन है वो हमने यहाँ पे सब लिख लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइकिल बनाई है, आप देख सकते हैं। जो हमने डायरेक्ट लाइन से दिखाई है वो है एक्चुअल 1 2 3 4 5 6 7 और जो हमने डॉटेड से दिखाई है वो है हमारी आइडल। तो 1 से 2 तक तो आइडल ही है क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ही होना है, तो एक्चुअल और आइडल सेम है। लेकिन 2 से 3 मेन कंप्रेसर अगर आइडल होता तो वो हमने दिखाया किससे, डॉटेड से। ऐसे ही 4 से 5 जो हमारा कंप्रेशन है अगर आइसेंट्रोपिक होता तो वो हमने डॉटेड से दिखाया है 4 से 5 डैश। ऐसे ही जो टर्बाइन है उसका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने दिखाया है 6 से 7 डैश से। और जो ये पॉइंट हमने दिखाया है ये हमारा आई यानी कि कैबिन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर हमने दिखाया है टी आई। प्रेशर हमने फ्रेंड्स यहां पे लिख दिए हैं, जो हमारी स्टेट 1 से जो प्रेशर है
एम्बिएंट प्रेशर 0.9 बार, रैम प्रेशर 1.1 बार, उसके बाद पहले कंप्रेसर का एग्जिट प्रेशर 3.5 बार और सेकेंडरी कंप्रेसर का जो एग्जिट प्रेशर है 4.5 बार। तो अब हम यहाँ पे डाटा जो और दिया हुआ है उसको यहाँ पे सब हमने लिख लिया। पहले दिया हुआ है रेपरेशन कैपेसिटी RC 10R, 10R मतलब 10 TR मतलब 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। उसके बाद P1 हमको दिया हुआ है, P पॉइंट पर P1 0.9 बार और टेम्परेचर भी दिया हुआ है 1 पर, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर भी दे रखा है जो हमको दिया हुआ था 287 केल्विन, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद 0.2 का हमको प्रेशर दे रखा है, रैम प्रेशर दे रखा है 1.1 बार, टेम्परेचर हमको नहीं दिया गया है। उसके बाद P3 हमको दे रखा है 3.5 बार, P5 हमको दे रखा है 4.5 बार, P7 हमको दे रखा है क्योंकि P7 किसके बराबर होगा, हमारा जो कैबिन प्रेशर है वो सेम होंगे, तो P7 हमको दे रखा है 1 बार और TI कैबिन का टेम्परेचर हमको दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, केल्विन में, तो ये हो गया 296 केल्विन। उसके बाद हमें एफिशिएंसी कंप्रेसर दे रखी है 88% और एफिशिएंसी टरबाइन भी दे रखी है 88%। साथ में ही हमें इफेक्टिवनेस दे रखी है किसकी, जो हमारे हीट एक्सचेंजर है 70%। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारा डाटा दे रखा है, लेकिन एक चीज जो इसमें है कि हमें एक ही स्टेप को, सिमिलर स्टेप्स को बहुत बार करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ लें तो ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 जो स्टेट है वहां पर हम प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि हम अपने फाइनली जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है वो कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 1-2। ये हमारा जो प्रोसेस है 1-2, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है हमारा रैमिंग एक्शन। तो ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि आइसेंट्रोपिक है, तो हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या है T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो हमें यहां से क्या क्या दिया हुआ है, T1 हमको दिया हुआ है, P2 हमको दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, तो हम यहां से T2 निकाल सकते हैं। तो T2 हमारा आ गया, ये वैल्यू सारी हमने रख दी, 287 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.9 और 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा T2 की वैल्यू आ गई 304 K। अब है हमारा सेकेंड प्रोसेस मेन कंप्रेसर। तो पहले स्टार्ट करेंगे आइडल से, क्योंकि आइडल के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है। तो 2 से 3 मेन कंप्रेसर, ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसमें हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं T3 आइसेंट्रोपिक मान के। तो T3 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू P3 बाय P2। तो आप देखेंगे कि जो प्रेशर है P3 और P3 वो दोनों सेम है, दोनों एक ही प्रेशर लाइन पे है। तो P3 बाय P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, सारी वैल्यू हम रखेंगे तो हम यहां पर T3 निकाल सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आ गई 423.15 K। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एक्चुअल 3 पर टेम्परेचर क्या है। तो हम क्या यूज करेंगे, हमें दी हुई है मेन कंप्रेसर की एफिशिएंसी, उसको यूज करते हुए हम निकालेंगे T3, यानी कि एक्चुअल टेम्परेचर राइज इन मेन कंप्रेसर। तो एफिशिएंसी कंप्रेसर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर है राइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल टेम्परेचर राइज। तो आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज कितना है, T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एक्चुअल T3 माइनस T2। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें T3 मिल जाएगा 439.40 K। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि T3 जो है वो है 423 और T3 है 439, यानी कि जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर राइज है वो ज्यादा है, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में टेम्परेचर राइज कम होता है कंप्रेशन में, जबकि एक्चुअल में ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है फ्रेंड्स 3 to 4, यानी कि हमारा हीट एक्सचेंजर 1, जहां पर हम पहली बार एयर को कूल कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस क्या होगी कि एक्चुअल में जो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होना चाहिए था हीट एक्सचेंजर में और एक्चुअल में कितना हुआ। तो
एक्चुअल में यानी कि कम होगा और होना चाहिए था ज्यादा। तो एक्चुअल में कितना हो रहा है T3 से T4, तो T3 माइनस T4। और आइडियली कितना होना चाहिए था? आइडियली हमारा जो हीट एक्सचेंजर है उसमें टेम्परेचर हमारा T3 से वापस कहां हो जाना चाहिए था? T2 में। यानी कि जो कंप्रेशन से पहले हमारा टेम्परेचर था वापस हमारी एयर उतने ही टेम्परेचर पे मिलनी चाहिए हमें हीट एक्सचेंजर के बाहर। तो वो एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर होता है हमारा आइडल या 100% इफेक्टिव हीट एक्सचेंजर। तो लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं है। तो हमारा जो एक्चुअल है वो है T3 माइनस T4 और आइडली क्या होना चाहिए था? T3 माइनस T2। यानी कि जितना भी टेम्परेचर राइज हमारा कंप्रेशन में हुआ सारा का सारा वो हमारा ड्रॉप हो जाना चाहिए कहां पर? हीट एक्सचेंजर में आइडली। तो आइडल क्या हो गया? T3 माइनस T2। तो हमने सारे पैरामीटर यहां पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हम T4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T4 की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई 344.62 K। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा 4 से 5 जो है हमारा सेकेंडरी कंप्रेसर। अगेन यहां पे पहले हम आइडल वाला पार्ट लेंगे 4 से 5 डैश तक। 5 डैश पहले निकालेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए है, क्योंकि हमारे पास बाकी सारे पैरामीटर हैं T4 है, P5 है, P4 है, तो हम T5 यहां से निकाल सकते हैं। सारे वैल्यू रखेंगे तो P5 की वैल्यू आ जाएगी 370.27 K। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्चुअल T5 टेम्परेचर कि एक्चुअल कितना राइज हुआ। वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें दिया हुआ है कंप्रेसर की एफिशिएंसी। तो यहां पर एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर 2 यूज करेंगे। आइडल टेम्परेचर कितना राइज हुआ और एक्चुअल में कितना हुआ, क्योंकि आइडल जो है वो टेम्परेचर राइज कम हुआ है तो वो हमारा जाएगा कहां पर? न्यूमरेटर में। और एक्चुअली ज्यादा होता है तो वो कहां जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो एफिशिएंसी है हमारी हमेशा 1 से कम होती है, इसीलिए जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमेशा कम होगा नीचे वाले पार्ट से। तो ऊपर हम क्या लेंगे? आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज T5 डैश माइनस T4 और डिनोमिनेटर में नीचे क्या लेंगे? भाग में T5 माइनस T4। सारे पैरामीटर रखेंगे। एफिशिएंसी हमको दी हुई है 0.88, बाकी टेम्परेचर हम ऑलरेडी है हमारे पास, यहां से हम फिर T5 निकाल सकते हैं। तो T5 की वैल्यू आ गई 373.77 K। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो कम है किससे? एक्चुअल वाले से। आइसेंट्रोपिकली टेम्परेचर हमें मिलता 370.27, एक्चुअली ये राइज हुआ है कितना? 373.77 K। नेक्स्ट है प्रोसेस हमारा 5-6 जो कि हमारा हीट एक्सचेंजर है। तो वापस से हम टेम्परेचर निकालेंगे। हमको क्या निकालना है? T6 हमको निकालना है। तो हम इफेक्टिवनेस यूज करेंगे। इफेक्टिवनेस फिर से एक्चुअली कितना टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हुआ कहां पर? हीट एक्सचेंजर में। और आइडियली कितना होना चाहिए था? तो एक्चुअली कितना हुआ है? T5 से T6, तो एक्चुअल में टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो गया। और आइडियली कितना होना चाहिए था? T5 से T4। तो हम ये सारे वैल्यूज यहां पे रख देंगे और T6 हमारा यहां पर वैल्यू आ जाएगी 353.36। लास्ट प्रोसेस जो बचा हमारा फ्रेंड्स वो है 6 से 7 जो है हमारी कूलिंग टरबाइन। इसमें भी पहले हम आइसेंट्रोपिकली इसको कैलकुलेट करेंगे जहां से हमको मिल जाएगा T7 डैश। तो T7 डैश डिवाइडेड बाय T6 इक्वल टू P7 बाय P6 गामा माइनस गामा अपॉन गामा, क्योंकि T7 डैश और T जो 7 है इन दोनों के लिए प्रेशर हमारा सेम है जो है हमारा 1 बार। P6 हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है 4.5 बार, क्योंकि P6 और P5 सेम है। हीट एक्सचेंजर में हम मान रहे हैं कि कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो जो T5 एग्जिट पे हमको मिल रहा है सेकेंडरी कंप्रेसर के, वही हमारा स्टेट 6 पे भी प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो यहां से हमने निकाल लिया फ्रेंड्स T7 जो हमारी वैल्यू आ गई T7 डैश 229.92 केल्विन। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 7 जो स्टेट 7 है इस पे टेम्परेचर। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दी हुई है एफिशिएंसी टरबाइन की, वहां से हम यूज करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होगा? एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप माइनस
सॉरी, जो हमारा एक्चुअल जो वर्क डन है वो हमारा कम होगा, किससे? आइसेंट्रोपिक वर्क डन से, क्योंकि वर्क डन हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो हम डिवाइड करेंगे T6 माइनस T7 डिवाइडेड बाय T6 माइनस T7 डैश, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा वर्क डन मिल रहा है वो कम होगा, तो एक्चुअल वाला पैरामीटर्स जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में और एक्चुअल आइसेंट्रोपिक वाले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे टेम्परेचर्स की, T6 की और T7 डैश की, और हम निकाल सकते हैं T7। तो T7 की वैल्यू हमने वहां से निकाली तो मिली हमको 244.73 K। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जितने भी टेम्परेचर हैं, प्रेशर हैं, सारे पॉइंट्स पर जो है निकाल लिए हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करने हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास फ्लो रेट ऑफ एयर। मास फ्लो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी हुई है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी किसके बराबर होती है? मास ऑफ एयर या मास ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है यहाँ पे? एयर। तो हम क्या ले लेंगे? मास ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय ये क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर केजी ऑफ एयर, जो कि हमारा होता है एंथैल्पी का डिफरेंस। तो एंथैल्पी हम किस पॉइंट की लेंगे? कैबिन की, माइनस जो हमारा एग्जिट है टरबाइन का, यानी कि Ti माइनस T7। तो एंथैल्पी, क्योंकि ये आइडल गैस है तो हम एंथैल्पी को किस में लिख सकते हैं? CpT की टर्म्स में। तो हम वही यूज कर रहे हैं, Cp ब्रैकेट में Ti कैबिन टेम्परेचर माइनस T7। तो T7 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Ti यानी कि कैबिन टेम्परेचर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। Cp भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं 10 TR है, और TR को हम जब किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट। तो यहां से इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने मास ऑफ एयर निकाल लिया 0.676 kg पर सेकेंड, यानी कि इतना एयर हमको पर सेकेंड फ्लो कराना पड़ेगा सिस्टम में रिक्वायर्ड कूलिंग के लिए। तो हमारे पास मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? पावर रिक्वायर्ड या फिर वर्क डन बाय मेन कंप्रेसर, क्योंकि जो हमारा दूसरा कंप्रेसर है उसका वर्क डन कहां से आ रहा है? उसका वर्क डन तो हमारा टरबाइन से आ जा रहा है, तो इसलिए उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली जो हमारा मेन कंप्रेसर है, जो हमारा 2-3 है, उसकी कूलिंग, उसका जो वर्क डन है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कितना होगा? मास ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय H3 माइनस H2। इसको हम एंथैल्पी को, H को फिर से टेम्परेचर की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा Cp T3 माइनस T2। तो Ma की वैल्यू हमारे पास है, सारे टेम्परेचर हमारे पास है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। Ma हमने निकाला है अभी 0.676 मल्टीप्लाई बाय Cp 1.01, और टेम्परेचर T3 और T2 भी हम निकाल चुके हैं। सारी वैल्यू रखी तो हमारा जो पावर रिक्वायर्ड आ गया 92.45 किलोवाट। अब COP हम निकाल सकते हैं। तीसरा पार्ट जो हमको निकालना था, COP क्या होता है फ्रेंड्स? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम 3.5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 92.45 जो हमारा वर्क डन हमने अभी निकाला है। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो फ्रेंड्स हमारा COP आ जाएगा 0.378। तो आप देख सकते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है उसका COP कितना कम होता है। ये 0.5 से भी कम है, लेकिन फिर भी इनको यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में, क्योंकि वहां पर जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कम वेट रखने की, और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का वेट बाकी सब रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कम होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन या कूलिंग के लिए, जबकि इसका COP बहुत ही कम होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है हम उसको समाप्त कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पर। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू।